हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल 10वीं कक्षा में। मैं हूं मुजाहिद और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10 के विज्ञान का दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण। इससे पहले जो है मैंने विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो है अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए अब जो है इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है बताना चाहते हैं कि हम लोग जो है पिछली कक्षा में 9th में पढ़ चुके हैं कि कोई भी जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका जो टेस्ट आता है, जो स्वाद लगता है, वो अम्ल एवं क्षारक के कारण लगता है। तो वही जो है अम्ल और क्षारक के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक है अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए अम्ल किसको बोलेंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। किसी जो है हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, अगर उसका स्वाद टेस्ट अगर खट्टा लगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो अम्ल है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि हम लोग संतरा खाते हैं तो ठीक है, उसका टेस्ट जो है खट्टा लगता है। अगर हम लोग इमली खाते हैं तो उसका टेस्ट जो है खट्टा लगता है। तो ये सब क्या है, अम्ल है। और दूसरा क्या है, ये तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। अगर हम लोग एक नीला लिटमस पत्र लेते हैं और उसको अगर जो है अम्ल में डुबोते हैं तो उसका रंग जो है नीला से बदल करके लाल हो जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना कि लाल पर इसका जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लाल रंग का लाल रंग ही रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। चलिए तीसरा पॉइंट ये देखिए कि ये जो है जल के साथ H+ आयन उत्पन्न करते हैं। अम्ल को जो है जब जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वो उसके साथ अभिक्रिया करके H+ आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए अब जो है इसका उदाहरण देख लेते हैं अम्ल का। जैसे यहाँ पे है साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। ये सब जो है अम्ल के उदाहरण है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल जो है संतरा या फिर नींबू में पाया जाता है। नींबू और संतरा को जब खाते हैं तो वो जो है टेस्ट उसका जो है खट्टा होता है। वो किसके कारण होता है, वो साइट्रिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। टार्टरिक अम्ल होता है आपका किसमें बोले थे, इमली में, ठीक है। इमली खाते हैं तो उसका टेस्ट जो है खट्टा लगता है। वो किस लिए लगता है, क्योंकि उसमें टार्टरिक अम्ल होता है। टमाटर में जो है ऑक्सैलिक अम्ल होता है। और भी बहुत सारे अम्ल जो है उसका उदाहरण अभी हम लोग पढ़ेंगे, आगे समझ में आएगा। और इससे ये पॉइंट भी समझ में आ गया, उदाहरण भी समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज समझना है कि सान्द्र अम्ल किसको बोलते हैं, एकदम इजी समझिए। वैसे अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल अल्प मात्रा में हो, ठीक है। वैसे अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा जो है अधिक होगी जल से, यानी जल कम होगा अम्ल ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सान्द्र अम्ल। दूसरा है तनु अम्ल, ठीक है। वैसे अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो, ठीक है। तनु अम्ल उसको बोलेंगे जिसमें जो है अम्ल जो है कम होगा और जल ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग जो है तनु अम्ल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है क्षारक को देखते हैं। क्षारक को जो है इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इसका पहला क्या है कि क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। कोई भी चीज जो हम लोग खाना खाते हैं तो वो जो है कड़वा लगता है, कुछ चीज वो जो है क्षारक के कारण लगता है। तो जो है क्षारक जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देता है। अगर लाल लिटमस पत्र को अगर हम लोग जो है क्षारक में डुबाते हैं तो उसका रंग परिवर्तित होकर के जो है लाल से जो है नीला हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है कि नीला लिटमस पत्र को अगर क्षार में डालते हैं तो उसमें जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। नीला लिटमस पत्र को अगर जो है क्षारक में डालते हैं तो उसका सेम नीला ही जो है रंग आ जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जलीय विलयन में OH- आयन उत्पन्न करते हैं। क्षारक जो है जल के साथ अभिक्रिया करके जो है हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अगर क्षारक का उदाहरण देखना है तो ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है क्षारक के उदाहरण हैं। दूसरा चीज हम लोग को समझना है कि क्षार किसे कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ठीक है। जो क्षार जल में घुल जाएगा उसको हम लोग जो है क्षार बोलेंगे। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार का उदाहरण है, क्योंकि ये जो है ये जो एक ऐसा क्षारक है जो जल में घुल जाता है।
लवण, लवण को इंग्लिश में सॉल्ट बोलते हैं। अम्ल एवं क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से लवण प्राप्त होता है। अम्ल और क्षारक को जो है एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्पाद में जो है लवण का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम लोग जो है सूचक देखते हैं कि सूचक किसको बोलते हैं। तो सूचक अम्ल तथा क्षारक को जांच करने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे सूचक कहते हैं। कोई भी पदार्थ जो है वो अम्ल है या क्षारक है, इसको पता करने के लिए हम लोग जिस वस्तु की मदद लेते हैं, जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसे हम लोग सूचक कहेंगे। जैसे हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम लोग लिटमस पत्र का सहारा लिए थे, तो लिटमस पत्र एक जो है सूचक हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे सूचक होते हैं जिसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो है अम्ल है या क्षारक है। तो अभी जो हम लोग सूचक के प्रकार पढ़ेंगे, सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जो सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला है प्राकृतिक सूचक। तो वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। ठीक है, वैसे सूचक जिसको हम लोग जो है पेड़ पौधे द्वारा प्राप्त करते हैं और उसकी मदद से हम लोग पता लगाते हैं कि कोई भी जो है वो अम्ल है कि क्षारक है, तो इसको हम लोग जो बोलेंगे प्राकृतिक सूचक। जैसे लिटमस पत्र हो गया, हल्दी, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक जो है फैक्ट्रियों में केमिकल के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग बोलेंगे कृत्रिम या फिर संश्लेषित सूचक। उदाहरण के तौर पे हम लोग ले सकते हैं जैसे फिनोक्सिलिन की गोलियां हो गई, मेथिल ऑरेंज आदि। तीसरा होता है गंधीय सूचक। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय तथा क्षारक के माध्यम में बदल जाती है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। अगर किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग अम्लीय या क्षारक के माध्यम में रखते हैं, उसकी उपस्थिति में रखते हैं, अगर उसका गंध बदल जाता है तो हम लोग उसको गंधीय सूचक बोलेंगे। ठीक है, जैसे प्याज का रस को जो है अम्ल की अगर उपस्थिति में रखेंगे तो वो जो है तीक्ष्ण गंध आता है उससे। ठीक है, लेकिन अगर उसी को अगर क्षारक के माध्यम में रखें तो उससे कोई भी गंध नहीं आता है। इसी तरह वेनिला, प्याज का रस वेनिला, इसी तरह लौंग का तेल भी होता है इत्यादि। ठीक है, अम्ल और क्षारक तो अब जो है हम लोग समझ लिए हैं। अब जो हम लोग को जो है नेक्स्ट चीज समझना है, वो नेक्स्ट टॉपिक वो ये है कि अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण। ठीक है, अम्ल और क्षारकों के जो है रासायनिक गुण होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो पढ़ना है वो है धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अगर जो है किसी भी धातु को अगर उसके जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होगा, या धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है कि नहीं करता है, इसके बारे में जानना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर उत्पाद में लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। धातु को जो है धातु और को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया करने के पश्चात जो है वो उत्पाद में लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे ही अम्ल को जो है धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो है हाइड्रोजन परमाणु जो है हाइड्रोजन के अणुओं को जो है तैयार करके वो जो है हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है, साथ में जो है लवण का भी निर्माण करता है। जैसे देखिए यहाँ पे धातु और जो है अम्ल और धातु को अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में लवण तथा जो है हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। हम जैसे HCl अम्ल ले लिए तनु अम्ल, और उसको जो है धातु जिंक के साथ अभिक्रिया कराएं तो जो है अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड जो है ये लवण का निर्माण किया, साथ में जो है हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण किया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो है निकलता है, ये कैसे पता चलेगा, तो जैसे हम लोग ऐसे जो है किताब में दिया गया है फिगर में, तो उसका जो है हम लोग देख सकते हैं उस फिगर को कि उसमें जो है 5 मिलीलीटर का जो है तनु अम्ल ले लिया है और उसमें कुछ जो है जिंक का टुकड़ा डाल दिया है। जब वो दोनों अभिक्रिया करता है तो उसमें से एक पानी जोड़ दिया है और उसको फिर जो है साबुन के विलयन में जो है घुसा के रखा है। तो जब भी अभिक्रिया होने के पश्चात जो है पानी में जो है बुलबुले जो है होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब बुलबुले के पास जब हम लोग जो है मोमबत्ती लेके जाते हैं तो वो जो है हाइड्रोजन गैस जो है फटफट की आवाज के साथ जो है जलने लगता है। इससे हम लोग को पता चलता है, प्रूफ होता है
कि धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात जो है हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, अब जो है वो दूसरा देखना है, धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया। अगर धातु जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, सेम जैसे यहाँ पे धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात जो चीज बना रहा था, जो है धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात भी जो है उत्पाद में वही बनाता है। देखिए, धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया कर उत्पाद में लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। सेम एकदम है, क्षारक को जो है धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये भी जो है लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग क्षारक ले लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, साथ में जो है धातु जिंक के साथ इसको अभिक्रिया करवाए तो ये जो है सोडियम जिंक ऑक्साइड का निर्माण यानी लवण का निर्माण किया, साथ में जो है हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण किया। इसका भी जो है हाइड्रोजन गैस जो है निर्माण होता है नहीं पता करने के लिए सेम प्रोसेस अपनाएंगे तो जो है ये प्रूव हो जाएगा। अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणों में हम लोग को जब तीसरा चीज जो पढ़ना है वह है अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर उत्पाद में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ ही जल का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अम्ल प्लस में धातु कार्बोनेट लेते हैं और ये अभिक्रिया करता है तो जो है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है। अम्ल यहाँ पे हम ले लिए HCl ले लिए यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साथ में धातु कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं और या फिर किसे बोलते हैं धातु कार्बन, जो है धातु लिए कोई एक सोडियम ले लिए यहाँ पे और कार्बोनेट जो उसको CO3 से लिखा जाता है। ठीक है, अब ये धातु जो है अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड का लवण बना रहा है, साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न हो रहा है, साथ में जल का भी निर्माण कर रहा है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि जो है इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, तो इसका परीक्षण करने के लिए हम लोग एक परख नली में जो है 5 मिलीलीटर जो है हम लोग अम्ल लेंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसमें जो है 0.5 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे। ठीक है, वो अभिक्रिया करेगा और जो परख नली से एक पाइप जोड़ देंगे और उसको जो है बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड के विलयन में जो है उसको लेके जाएंगे। तब जब ये अभिक्रिया होने के पश्चात जो गैस निकलता है तो वो जो कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है वो जो है सफेद अवक्षेप यानी दूधिया कलर भी हो जाता है और सफेद जो है अवक्षेप का निर्माण करता है, यानी जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। तो और ये जो सफेद अवक्षेप होता है इससे जो है मार्बल जो है और आपका जो है चूना पत्थर या चौक ये सब का निर्माण जो है उस सफेद अवक्षेप से होता है। अब जो है इसमें चौथा जो प्रकार पढ़ना है वो अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर उत्पाद में लवण, सेम चीज बनाएगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा जल का निर्माण करेगा। अम्ल जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण करता है। यहाँ पे देखिए अम्ल का जो सूत्र यहाँ पे ले लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको देखें धातु ये हो गया, हाइड्रोजन ये हो गया और CO3 कार्बोनेट ये, तो इसीलिए इसको जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ते हैं। और ये अभिक्रिया करने के पश्चात क्या हो गया, जो है NaCl यानी जो है लवण का निर्माण किया और साथ में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो है जल का निर्माण किया। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण जैसे सेम यहाँ पे किए वैसे हम लोग कर सकते हैं। और जो है एक चीज यहाँ पे सिर्फ अम्ल के साथ ही जो है अभिक्रिया हुआ धातु कार्बोनेट और जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के से, तो यहाँ पे नोट में क्या है, क्षारक धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ जो है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ सिर्फ अम्ल ही अभिक्रिया करता है, क्षारक इन दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है। तो चलिए अब हम लोग जो है अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुणों में जो है पांचवा गुण देखते हैं क्या है कि अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अगर अम्ल और क्षारक को एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है,
चलिए देखते हैं। अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया कर लवण तत्व एवं जल का निर्माण करता है। अगर अम्ल और क्षारक को एक दूसरे से अभिक्रिया कराएंगे तो जो है अभिक्रिया करके उत्पाद में लवण तथा जल का निर्माण करेगा। देखिए यहाँ पे हमने लिए हम लोग जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और साथ में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारक है, दोनों अभिक्रिया करके NaCl जो है लवण का निर्माण कर रहा है, साथ में जो है H2O जल का निर्माण कर रहा है। जो है इसी के आधार पर जो है एक टॉपिक है इसी प्रकार का, ये एग्जाम में पूछता भी है, 1-2 मार्क्स का जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो देखिए जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यही सेम है, बस कि जब अम्ल और क्षारक जो है एक दूसरे से अभिक्रिया करता है तो जो है एक दूसरे अम्ल और क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देता है। ठीक है, और लवण तथा जल का निर्माण करता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को जो है हम लोग जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है अम्ल एवं क्षारकों के रासायनिक गुण में इसका जो है छठा प्रकार देखते हैं, मतलब कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अम्ल को जो है अगर धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, धात्विक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, धात्विक ऑक्साइड जैसे गोबर धातु हो गया और उसका जो है ऑक्सीजन ऐड होता है, तो ये क्यूपरिक ऑक्साइड, ये मतलब ये है धात्विक ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब जो है धात्विक ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे देखिए धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड क्षारक के परिवर्ती के होते हैं। अगर धात्विक ऑक्साइड जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो जो है लवण तथा जल का निर्माण कर रहा है, क्योंकि जो है धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्षारक के परिवर्ती का होता है। अभी हम लोग पढ़े थे कि अम्ल व क्षारक जो है परस्पर यानी एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके जो है लवण तथा जल का निर्माण करता है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अम्ल है, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है और धात्विक ऑक्साइड जो है वो क्षारक के परिवर्ती का होता है, जिसका मतलब एक तरह से यही समझो ना कि अम्ल और क्षारक का अभिक्रिया हो रहा है, इसीलिए जो है लवण तथा जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए धात्विक ऑक्साइड को जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण तथा जल का निर्माण होगा। धात्विक ऑक्साइड जैसे हम लोग यहाँ पे क्यूपरिक ऑक्साइड जो है ले लिए और साथ में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए और इसको इन दोनों का अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पे जो है कॉपर क्लोराइड यानी लवण का निर्माण हुआ, साथ में जो है H2O जल का निर्माण हुआ। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है नोट में कि कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयनकरण नीला हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयनकरण कैसे हो जाता है, तो वो जो है नीला हो जाता है जो है। फिर अगला देखते हैं क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। ठीक है, अब जो है अधात्विक ऑक्साइड किसको बोलेंगे, जैसे कोई भी अधातु जैसे कॉपर ले लिया और उसके साथ ऑक्साइड जुड़ा हुआ है तो इसको जो है हम लोग जो है अधात्विक ऑक्साइड बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय परिवर्ती के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्षारक जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल से जो है यहाँ पे हुआ, यहाँ पे भी वही उत्पाद का निर्माण हो रहा है, क्योंकि क्षारक जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है और अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय परिवर्ती के होते हैं। तो इस प्रकार देखो तो क्षारक और अम्ल का ही अभिक्रिया हो रहा है, तो उसके जो है अभिक्रिया होने के पश्चात जो है उत्पाद में लवण तथा जल का निर्माण कर रहा है। उदाहरण के तौर पे हम लोग जो है एक समीकरण लिए यहाँ पे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना को जब जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जो है कैल्शियम कार्बोनेट लवण का निर्माण होता है और साथ में जो है H2O जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट जो है एक चीज देखना है यहाँ पे, जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय सावधानियां, कि जो है जल और जो है अम्ल और क्षारक, अम्ल या फिर क्षारक को जब जल में मिलाते हैं तो हम लोग को कौन कौन से सावधानियां रखनी चाहिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सब प्रश्न भी पूछता है कि अम्ल को जो है जल में धीरे मिलाना चाहिए या ना कि जो है जल को अम्ल में, ऐसा क्यों बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमेशा अम्ल एवं क्षारक को धीरे
जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक में जो है जल को डायरेक्ट कभी नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि जल में जो है अम्ल और क्षारक को जो है ड्रॉप से 1-2 बूंद करके ऐसे करके डालना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होता है, इसलिए कांच का पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, जिसमें भी मान के चलिए कि ये जो है आपका जो है प्रश्नली है जिसमें आप अम्ल रखे हैं, ये जल रखे हैं, तो इसमें जो है अम्ल को जो है धीरे धीरे ड्रॉप से ऐसे डालना चाहिए 1-1-2 बूंद करके। ठीक है, अगर ऐसे और जो है जो पात्र रहेगा उसको कांच का, उसको लगातार जो है हिलाते रहना चाहिए ताकि वो जो है पूरी तरीके से मिल जाए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर अब एक ही बार में ज्यादा डाल देंगे तो ये बहुत ही ऊष्माक्षेपी यानी बहुत ही उष्मा जो है उत्सर्जित करता है, इससे जो है कांच का पात्र जो है वो विस्फोट हो सकता है और इससे आप जल भी सकते हैं। ये तो कम जो है ही है, लेकिन अगर अम्ल और क्षारक में अगर डायरेक्ट जल मिलाते हैं तो ये जो है और भयानक रूप हो सकता है कि वो बहुत जोर से विस्फोट होगा और आप उससे बहुत जो है जल भी सकते हैं और आपका बहुत भी क्षति हो सकता है। इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि अम्ल और क्षारक को जो है जल में धीरे धीरे जो है डालना चाहिए 1-1-2 बूंद करके और जो है लगातार कांच के पात्र को हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, अब जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वह है अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता। ठीक है, हम लोग जो है थोड़ा देर पहले जो हम लोग पढ़े कि जो है हम लोग जो है सूचक का प्रयोग करके जो है हम लोग ये अंतर बता सकते थे कि किसमें जो है अम्ल है और किसमें जो है क्षारक की प्रवृत्ति है। लेकिन क्या हम लोग जो है किसी भी अम्ल या क्षारक में हाइड्रोजन H+ या फिर हाइड्रोनियम OH- की संख्या ज्ञात कर सकते हैं? और क्या वो जो है अम्ल है या फिर क्षारक है तो वो कितना प्रबल होगा? क्या इसको जो हम उसके माध्यम से पता कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए जो है हम लोग को अब जो है देखना है कि हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो पहली बात ये जो है इस टॉपिक में है कि किसी अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन तथा OH- आयनों के सांद्रता पर निर्भर करती है। कोई भी विलयन है अगर उसमें जो है H+ आयन रहता है, H+ आयन और जो है OH- के की सांद्रता पर निर्भर करता है कि कौन कितना जो है अम्ल क्षारक के अम्ल जो है अम्लीय है या फिर क्षारकीय है। अगर जो है उसमें H+ आयन जो है अगर अधिक रहेगा तो वो ज्यादा अम्लीय विलयन होगा और जो है अगर उसमें OH- आयन ज्यादा रहेगा तो वह जो है क्षारकीय प्रवृत्ति का रहेगा। ठीक है, अब जो है अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या फिर सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो है अम्ल एवं क्षारकों में अंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग सूचक का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता को कौन कितना अधिक प्रबल है, ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है सार्वभौमिक या फिर सार्वत्रिक सूचक या फिर इसको पीएच स्केल भी कहा जाता है, उसका उपयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को वही पढ़ना है कि सार्वभौम या फिर सार्वत्रिक सूचक या फिर ऐसे बोलते इसको पीएच स्केल आमतौर पे कहा जाता है, यही सबसे ज्यादा फेमस है कि पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने वाले सूचक को पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, ये पीएच में जो है पी स्मॉल है और एच जो है वो कैपिटल है। तो ये क्या है, पीएच स्केल का काम क्या है कि किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापने के लिए कि कितना ज्यादा जो है हाइड्रोजन आयन है उसको मापने के लिए जो है जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग जो है पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल का पुंसास 0 से 14 होता है। ये जो है पुंसास वर्ड यूज किया गया है, ये जर्मनी का एक वर्ड है और इसका मतलब होता है कि शक्ति कि पीएच स्केल का जो शक्ति कितना होता है, उसका कैपेसिटी कितना है, तो वो 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे वह विलयन जिसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, किसी भी अगर जो है तो वह उदासीन लवण है। अगर जो है हम लोग इससे पीएच स्केल से मापते हैं, अगर उसका जो है पीएच मान 7 आता है, इसका मतलब वो जो है उदासीन है यानी लवण है, वो ना तो अम्ल है ना ही क्षारक है, वो जो है उदासीन लवण है। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होता है। 7 से जितना अधिक जो है 7 से जो है पीएच का मान जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। यानी इसका मतलब है कि 0 जो है सबसे ज्यादा जो है प्रबल अम्ल है, फिर 1 है, फिर 2 है, तो जितना बढ़ते जाएगा
तो जो है उसका अम्लीय प्रवृत्ति कम होता जाएगा, और जितना जो है नीचे की तरफ घटते जाएगा तो इससे जो है उसका अम्लीय प्रवृत्ति जो है बढ़ते जाएगा। अब तो जो है यहाँ पे जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है। अब जो 7 से जितना अधिक पीएच मान होता है वो उतना ही अधिक जो है क्षारीय होता है। जैसे 14 जो है सबसे ज्यादा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अगर उसका पीएच मान किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 14 होता है तो वो सबसे ज्यादा जो है क्षारीय होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल क्या होता है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं तथा कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रबल अम्ल अगर किसी भी विलयन में H+ आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा वो उतना ही जो है प्रबल अम्ल कहलाएगा, और जो है H+ जो है आयन की यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किसी भी विलयन में जितना कम होगा वो उतना ही दुर्बल अम्ल कमजोर अम्ल कहलाएगा। वहीं पे लास्ट भी वही लाइन है कि अम्ल का सांद्रता जितना कम होगा वो उतना ही जो है प्रबल होगा। ठीक है, हम लोग जो है पीएच इसके तो समझ लिए। अब जो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है, डेली लाइफ में क्या रोल होता है पीएच मान का, ये देखते हैं। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य कार्य करता है। हम लोग का शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेके 7.8 तक होता है पीएच स्केल में। ठीक है, इससे कम या ज्यादा होने से हम लोग जो है बीमार पड़ सकते हैं या फिर कोई अन्य जो है दिक्कत हो सकती है। दूसरा क्या है, वर्षा के जल का महत्व, जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाने पर अम्लीय वर्षा कहलाती है। जो पानी गिरता है वर्षा होती है, अगर उसका पीएच मान जो है 5.6 से जो है कम हो जाता है तो उसको जो है हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इससे जो है बहुत बिल्डिंगों का या फिर जो है खेतों में जो है कृषि में भी जो है बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अगर जो है उसका पीएच मान बारिश का जो गिरता है तो जल का उसका अगर पीएच मान जो है 5.6 से कम हो जाता है तो। ठीक है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। क्षारीय दंतमंजन का उपयोग से अम्ल की मात्रा को उदासीन करके दंत क्षय रोका जा सकता है। अगर हम लोग का मुंह में जो है पीएच मान जो है 5.5 जो है 5.5 से कम हो जाता है तो हम लोग का जो है दांत जो है सड़ना या जो है दांत का क्षय होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो है क्षारीय दंतमंजनों का प्रयोग करते हैं। और क्षारीय दंतमंजन क्या करते हैं, जो है क्षारीय दंतमंजन जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उसके जो है उसकी प्रबलता को जो है निष्क्रिय कर देता है यानी उदासीन कर देता है। जो है इसके कारण जो हम लोग का जो है दंत क्षय इस प्रकार से हम लोग रोक सकते हैं। अब जो है यहाँ पे देखिए चौथा नंबर क्या है, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम लोग जो है कृषि में जो है अच्छी उपज चाहते हैं तो उसके लिए जो है एक विशिष्ट पीएच मान वाला जल ही जो है हम लोग को उसमें देना चाहिए। अगर ज्यादा पीएच मान अगर उसका ज्यादा कम होता है तो वह अम्लीय हो जाता है, तो उससे जो है फिर उतनी अच्छी जो है फसल की उपज नहीं होती है। तो जो है हर एक फसल के लिए जो है एक जो है विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता होती है। और यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इसको भी अच्छे से लिख लेना है क्योंकि यह जो है 1 नंबर का प्रश्न पूछता है कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल किससे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे सफेद एवं पीले बादलों से बना है। इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। यहाँ पे जो है किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसका एक चार्ट छोटा मोटा दे दिए हैं। इससे भी जो है मान लीजिए कि एक प्रश्न तो आता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो विलयन वस्तु क्या है, ये सब विलयन में जैसे या फिर वस्तु में कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है लिखा हुआ है। जैसे सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा या नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में जो है ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, दूध या दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी का डंक में जो है फ्रेमिक अम्ल पाया जाता है।
ठीक है, ये सब जो है याद कर लेना, इससे जो है प्रश्न आता ही आता है। हम लोग जो है अम्ल एवं क्षारकों के बारे में तो बहुत पढ़ लिए, ठीक है। अब जो है हम लोग को लवण के बारे में देखना है, लवण के बारे में डिस्कस करना है। तो लवण क्या होता है कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है। ये हम लोग पहले भी पढ़े थोड़ा देर पहले कि अम्ल व क्षारक जो है एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। तो हम लोग ये जो लवण का निर्माण करता है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। लवण से जो है रसायनों का निर्माण, ठीक है, ये जो लवण होता है इससे बहुत सारे केमिकलों का निर्माण होता है, रसायनों का निर्माण होता है, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे यहाँ पे हम लोग को स्पेशली जो है 5 रसायनों के बारे में पढ़ना है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो चलिए सबको जो है एक एक करके देखते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है इसे शॉर्ट फॉर्म में NaOH लिखते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छूट गया, में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। अगर सोडियम क्लोराइड के विलयन में जो हम लोग विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वो टूट करके जो है वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। साथ ही जो है क्लोरीन गैस और जो है हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण करता है, ठीक है। अब इसका क्या क्या उपयोग होता है ये देखिए। अब जो है पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, तो इसका उपयोग किस किस चीजों के लिए किया जाता है? धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए। धातुओं में जो ज्यादा यूज होता है तो उससे ग्रीज जो खराब हो जाता है उसको जो है हटाने के लिए NaOH का जो है प्रयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, ठीक है, उसके निर्माण में, कागज तथा कृत्रिम फाइबर बनाने में, इन सब में जो है NaOH का जो है उपयोग होता है। क्लोरीन गैस का क्या निर्माण जो है काम होता है? यह जल की स्वच्छता के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। PVC यानी जो है पॉलीवेनिक क्लोराइड, जो तार में जो ऊपर कवर होता है उसको बनाने में, वो जो है पॉलीवेनिक क्लोराइड का बना होता है, तो उसको बनाने में, कीटनाशक के रूप में भी जो है क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। और जो है H2O गैस का निर्माण हो रहा है, उसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में या फिर खाद में जो है अमोनिया के रूप में होता है। तो चलिए अब जो हम लोग को दूसरा जो है रसायन का देखना है वो है विरंजक चूर्ण। इसको जो है इसका सूत्र हम लोग CaOCl2 लिखते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसको जो है ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है, ठीक है। इसका निर्माण कैसे होता है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम जो है ऑक्सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है, साथ में जो है जल का भी निर्माण होता है। ये जो है बुझे हुए चूना का फॉर्मूला है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका उपयोग क्या होता है विरंजक चूर्ण का? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन आदि के विरंजन के लिए, ठीक है। कपड़ा का जो फैक्ट्री होता है उसमें जो है सूती और जो है लिनेन का जो है विरंजन करने के लिए, सफेदी करने के लिए, या फिर कुछ होता है जो है उसको विरंजन करने के लिए होता है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, कागज की जो है फैक्ट्रियों में जो है लकड़ी का जो है मज्जा का विरंजन करने के लिए जो है विरंजक चूर्ण का निर्माण जो है उपयोग किया जाता है। और जो है पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में, ठीक है। जैसे बरसात के टाइम में जो है पीने का पानी जो खराब हो जाता है, बहुत सारे कीटाणु जो है उत्पन्न हो जाते हैं, तो जो है ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग प्रयोग करते हैं जो है कीटाणुनाशक के रूप में। और जो तीसरा है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे जो पहले भी दो बताए ना, जैसे अभी क्या क्या बताया, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो उसका सूत्र होता है NaOH, और जो है विरंजक चूर्ण बताए उसका सूत्र जो होता है रासायनिक सूत्र, ऐसे पूछता भी है प्रश्न में, तो उसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। बताना भूल गए थे इसलिए भी बता दिए। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग बेकिंग सोडा पे आते हैं। इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका निर्माण कैसे होता है? अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस
प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। जो है अमोनिया युक्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तब जाकर के जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड लिए हैं, साथ में जो है अमोनिया लिए हैं और ये जल जो है जल है, तो ये हो गया ना अमोनिया युक्त तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो है ये अभिक्रिया करके जो है NH4 जो है Cl ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड और साथ में जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कर रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। अब जो है बेकिंग सोडा को जब खाना पकाते समय गर्म करते हैं तो वो टूट करके जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इसका क्या क्या उपयोग होता है? पावरोटी उद्योग में इसका उपयोग इसे फुलाने, मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किया जाता है। पावरोटी बनाने के उद्योग में जो है फैक्ट्रियों में जो है पावरोटी को मुलायम, स्पंजी तथा जो है फुलाने में इसका उपयोग किया जाता है। यह एंटीसीड का एक संगठन है, यानी जो हम लोग इनो जो है हम लोग को जब एसिडिटी हो जाता है तो इनो पीते हैं, तो इस प्रकार के जो है एंटीसीड को जो है बनाने में इसका प्रयोग होता है बेकिंग सोडा का। तीसरा क्या है? अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल। जब कहीं जो है आग लग जाता है तो इसका जो है उपयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में, बुझाने के रूप जो है आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर में धोने का सोडा। इसको जो है धावन सोडा भी बोला जाता है और इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, ये सब जो है सूत्र जो है ये सब अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसको पढ़ते क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं, अगर कभी दिक्कत होगा तो देख सकते हैं, नोट में बना लेना। इसका निर्माण कैसे होता है? सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। ठीक है, हम लोग जो है अभी पढ़े थे कुछ देर पहले यानी बेकिंग सोडा में कि जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जो है जब गर्म किया जाता है खाना पकाते समय तो जो है कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और वही कैल्शियम कार्बोनेट को जो है पुनः क्रिस्टलीकरण करते हैं उसका, यानी जो है जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तब जाके हम लोग को जो है ये धावन सोडा का जो है निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए ये है सोडियम कार्बोनेट, इसको जो है जल यानी जल के 10 अणुओं के साथ जो है अभिक्रिया कराया गया, तो यहाँ पे इसलिए 10 लिखा हुआ है। ये अभिक्रिया करके जो है सोडियम कार्बोनेट 10H2O का जो है निर्माण कर रहा है, यानी धावन सोडा का निर्माण कर रहा है। अब जो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागजों के उद्योगों में होता है, यानी कांच, साबुन और जो है कागजों के फैक्ट्रियों में होता है इसका उपयोग। इसका उपयोग घरों के साफ सफाई के लिए होता है, नाम से ही पता चल रहा है धावन सोडा, धोने का सोडा, तो इसका जो है घर के साफ सफाई के लिए भी जो है इसका उपयोग होता है। जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए, जल जो है स्थायी उसकी कठोरता जो है कड़वा लगता है तो उसको जो है हटाने के लिए भी जो इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पे हम इसको लिख भी दिए हैं CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिप्सम को अगर जो है 373 केल्विन के जो है टेम्परेचर में गर्म करेंगे तो वो जो है जल के अणुओं को त्याग करके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है। देखिए इसका जो है समीकरण लिखे हैं यहाँ पे, ये CaSO4 2H2O, ये जो है जिप्सम का सूत्र है। यहाँ पे जिप्सम को जो है 373 डिग्री केल्विन पे जो है गर्म कर रहे हैं, तो ये जो है CaSO4 हाफ H2O में जो है टूट जाता है, साथ में जो है डेड H2O। ठीक है, तो ये जो CaSO4 हाफ H2O है इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये जो है सफेद चूर्ण के रूप में होता है। अब इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर ये फिर से जिप्सम बन जाता है। अगर इसको जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फिर वो जो है जिप्सम में परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए
CSO4 जो है हाफ H2O, इसको जो है डेढ़ H2O से जो है यहाँ पे जल का डेढ़ जो है अणु है, इसके साथ फिर से अभिक्रिया कराते हैं तो ये फिर जो है CSO4 2H2O यानी जिप्सम बन जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब भी हम लोग का जो है हाथ पे टूट जाता है तो उसके ऊपर जो प्लास्टर करता है ना, ठीक है, उसको जो है एक जगह स्थिर रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए वही जो है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का वहां पे जो है इस्तेमाल होता है। साथ में खिलौने तथा सजावट के सामान बनाने में, खिलौने बनाने में तथा सजावट जो है कलर देने के लिए, डिफरेंट साइज बनाने के लिए, उस सब में भी जो है अच्छा दिखाने के लिए भी जो है इसका प्रयोग होता है। दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए, ठीक है, पेंट जो है दीवार की सतह को जो है अच्छा बनाने के लिए, चिकना बनाने के लिए भी जो इसका प्रयोग होता है। जो है अब जो है लास्ट और सबसे छोटा टॉपिक ये देखिए, क्रिस्टलिन का जल किसे कहते हैं? लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलिन का जल कहते हैं। अगर कोई भी एक जो है लवण है, एक सूत्र जो है एक सूत्र इकाई लवण है, जैसे यहाँ पे CaSO4 है और इसमें जो है देखिए 5 पे जो है जल का कितना अणु है, यहाँ पे 5H2 है, यानी 5 जो है जल का अणु है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये जो 5 जल का अणु है तो ये निश्चित अणु है, जल का अणु है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलिन का जल। जैसे यहाँ पे भी दे सकते हैं, जिप्सम में क्या है, यहाँ पे 2 जो है क्रिस्टलिन का जल है, यहाँ मतलब 2 है इसका अणुओं की संख्या, तो ये भी जो है क्रिस्टलिन का जल कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है तो इस चैप्टर का सारा टॉपिक जो है अब मैंने जो है पढ़ा दिया है। ये पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, आप इसको नोट्स बना लें और अच्छी तरीके से पढ़ें। और जो है अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, ठीक है, अपने जो है क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करें, ताकि उन लोग, अगर आपको फायदा पहुंचे तो लोगों को भी फायदा पहुंच सकता है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।